हेलो एंड वेलकम टू ऑटो डिडक्ट आईएएस। आज हम लोग एडिटोरियल का पेज ही रखे हैं। एक ही एडिटोरियल आपको हैंड रिटन में मिलेगा, बाकी उतना एनालिटिकल था नहीं, तो हम लोग उसी डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ही देखेंगे। और आपको रिमाइंडर देना था, कल आपका 8:30 में जो हिंदू न्यूज़पेपर अगस्त वाले में एडिटोरियल जो हम लोग डाले हैं उससे 20 क्वेश्चन बना चुके हैं। वो अगर आप चाहते हो टेस्ट देना तो आप इस मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, कल 8 बजे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। कल आपको 8 बजे 8:30 में वहाँ पे अपलोड हो जाएगा क्वेश्चन को। आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है या क्वेश्चन आप अपने वाइट पेज ले लीजिएगा, उसमें अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी जो देना है जिससे हम आपको फिर से भेज सकें और कांटेक्ट कर सकें, वो उस पर लिखना है। और सीरियल क्वेश्चन नंबर सीरियली आप भेजिएगा, उसका पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाकर फिर मेरे को ईमेल आईडी उस क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, उस पर आप रीसेंड कर दीजिएगा। पहला जो 30 स्टूडेंट का जिसका आएगा उसका हम इवैल्यूएशन करके दे देंगे, एक एक कर आपको भेज दिया जाएगा आपके पास, ठीक है। और हो सकता है हम लोग अगले वीक से वीकली टेस्ट लेंगे, वीकली 4 से 5 ही टेस्ट लेंगे, क्योंकि एक बार मेरे को भी 20 क्वेश्चन का वर्डन हो जाएगा। तो 4 से 5 क्वेश्चन का आपका टेस्ट रहेगा, हर एक संडे को डालेंगे शाम में या ऐसे करके। तो अभी 20 क्वेश्चन है कल, आप उसके लिए तैयार रहिए। कल वहाँ टेस्ट में आइए आप लोग, अच्छा रहेगा। आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जो नए बच्चे हैं वो भी आइए, वो भी ट्राई करिए, कुछ तो लिखिएगा, ठीक है। इस प्रोसेस में तो आ जाइएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, कल हम लोग उसमें मिलेंगे। चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। आज का जो 3 टॉपिक लिए हैं, एक तो पहला टॉपिक हमारा ये है, ये गॉर्बेचेव, माइक्रो इकोनॉमी एंड गांधी, कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड प्राइवेटाइजेशन आर नॉट राइट सोल्यूशन फॉर इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो इसका तो हम लोग यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, इसमें आप देख रहे हो हैंड रिटन इसी का बना है, तो इसको हम लोग इसमें करेंगे। बहुत अच्छा बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एस्से में अच्छा लिखने के लिए आएगा। जब डेमोक्रेसी का या आप वेलफेयर स्टेट का बात जब करोगे तब उसमें इससे इंटरनेशनल एग्जाम्पल यूज़ करने में आएगा। रसिया का एग्जाम्पल बेसिकली इसमें यूज़ हुआ है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। अगला हमारा जो रहेगा वो ये आपका द डिफ़िकल्ट पाथ टू इंडिया पाकिस्तान पीस। इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, 2-3 ही पॉइंट है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे सिर्फ। और एक अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे साइरस मिस्त्री का जो रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, तो उससे रिलेटेड ये रोड सेफ्टी पे ये आर्टिकल है, तो इसको हम लोग भी देखेंगे थोड़ा सा। तो हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला हमारा जो ये आर्टिकल था इससे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा। इसमें बेसिकली देखिए, ये दोनों जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं, थे उस समय के, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ये लोग। ये दोनों जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रसिया के, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस यही बताया गया है कि जो गॉर्बेचेव हैं, ये इन्हीं के बारे में मेनली है। तो ये जो थे वो अपने टाइम में मिक्स इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। मिक्स इकोनॉमी को वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन उनके बाद अब देखिए टाइमलाइन भी दिया हुआ है, 1991 तक गॉर्बेच रहे थे, उसके बाद में बोरिस येल्त्सिन आ गए थे। तो दोनों में यही था कि ये मिक्स इकोनॉमी दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, और ये कैपिटलिस्ट को ये सपोर्ट किए बाद में, ठीक है। और दोनों उस समय में जो दौर में था, इंडियन इकोनॉमिक मॉडल भी जो ये गॉर्बेच इनको सपोर्ट कर रहे थे, और वाशिंगटन इकोनॉमिक मॉडल है जो उनके बाद आने वाला बोरिस येल्त्सिन जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। बाद में आपका जीता कौन वहाँ पे, तो ये आपका जीता वाशिंगटन इकोनॉमिक मॉडल। कारण ये था कि इसको यूएस भी सपोर्ट कर रहा था, वर्ल्ड बैंक भी कर रहा था, आईएमएफ भी कर रहा था, ठीक है। और वाशिंगटन इकोनॉमिक मॉडल तो ये लोग एक्सेप्ट किया, और ये लोग डिमांड क्या किया बाद में, जो एक्सेप्टेशन तो हुआ, तो यहाँ से ये इस इकोनॉमी मॉडल में ये डिमांड हुआ कि अब आप अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी को खोलिए, ठीक है ना। यही चीज़ हम लोग भी किए बाद में जाकर 1991 में हम लोग भी किए। ये एक्चुअल में आपका जो राइटर हैं वो भी गए थे जब ये गॉर्बेच का जब प्लान चल रहा था, ये इन राजीव गांधी के से ये सलाह भी लिए थे, और ये 1989 का टाइम है, ठीक है ना। उस टाइम का ये बात हो रहा था, और ये जब बने उसके बाद ये ले लिए। और इंडिया में भी आपको देखने को मिला 1991 में हम लोग अपना इकोनॉमी धीरे धीरे ओपन किए थे, लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म के नाम से आप पढ़े होंगे, तो उसके बाद देखने को मिला। इसी के बाद में हम लोग क्या किए, मार्केट को ओपन किए। हम लोग भी कैपिटलिस्ट के साइड में चले गए हैं कुछ हद तक, बोलने को है हम लोग सोशलिस्ट टाइप में है, लेकिन कैपिटलिस्ट का नज़र अब आपको दिखेगा। इस आर्टिकल में आपको दिखने लगेगा कि क्या क्या हो रहा है, और उसको आप कंपेयर करना इंडिया के, ठीक है ना। तो पहला यहाँ देखिए, एक तो पर्सपेक्टिव में जो राइटर बताएं, ये पहला जो अभी हम बताएं उसके बारे में। दूसरा जो एंगल स्टार्ट किया, डायमेंशन इसमें स्टार्ट किया गया कि बात किया गया कि वेलबींग ऑफ नेशन, जो आपके सिटीजन है उसका वेलबींग कैसे नापा जा सकता है,
ठीक है ना। तो उसमें ये बताया गया कि उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ही आप जज कर सकते हो कि वहाँ का जो आम जनता है वो खुशहाल जीवन जी रहा है या नहीं है, ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस किस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे नरिशमेंट, खाना वगैरह ठीक मिल रहा है नहीं, पब्लिक हेल्थ सही है या नहीं है, और सोसाइटी में वायलेंस कम है या नहीं, ठीक है ना। तो ये 3 डिसाइड करेगा कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताएं कि जो जीडीपी है, जीडीपी का इससे लेना देना कोई नहीं, जीडीपी पर कैपिटा का कोई लेना देना नहीं है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। इसमें ये एग्जाम्पल भी बताते हैं कि जैसे क्यूबा का एक एग्जाम्पल है। क्यूबा में क्या है कि क्यूबा का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यूएस से कहीं ज़्यादा है, ठीक है ना, यूएस से कहीं ज़्यादा है। अब बताइए यूएस का है आपका, यूएस से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज़्यादा है, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम पे देखोगे तो क्यूबा का कितना है, 14% ही उसके मतलब इनकम का, जो यूएस में जितना इनकम होता है उसका 14% ही है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम में देखा जाए। जैसे आप मान लो कि यूएस का 100 रुपया है तो क्यूबा में सिर्फ 14 रुपया ही है सबके पास। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, 14% का मतलब यही हुआ कि अगर वहाँ 100 है तो यहाँ 14, ये समझने के लिए सिर्फ है। लेकिन वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का पर कैपिटा जो जीडीपी है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप एग्जांपल कहीं देना हो, क्योंकि 1-2 हम लोग इस पे बहुत सारा बात कर चुके हैं ना, जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है सही पैमाना नहीं है डेवलपमेंट का। एक आर्टिकल इस पे भी हम लोग किए हैं, और एक एग्जांपल आपको यहाँ से मिल गया जो बाद में यूज़ करोगे कहीं पे भी, तो ध्यान रहेगा ये एग्जांपल, ठीक है। तो ये दूसरा डायमेंशन आपका इसका हो गया, ठीक है। पहला डायमेंशन हम लोग ये देखें, दूसरा डायमेंशन ये, अब तीसरा यहाँ पे नहीं, दूसरा में ही है, फर्दर 2 का उसी में बात होता है कि रसिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64 था, ठीक है, 1991 में, ठीक है ना, और ये घट के 57 हो गया 1994 में। और यही बता रहा है कि 1991 के पास ही में कैपिटलिस्ट रिफॉर्म यहाँ पे होता है, ठीक है। इसी टाइम में देखने को मिलता है कि यहाँ पे 6.7% ऑफ रसिया का जो पॉपुलेशन होता है, 6.7 पॉपुलेशन, वो उसका डेथ हो जाता है, ठीक है ना। और कारण क्या है, सुसाइड, अल्कोहल पॉइजन, होमिसाइड, हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक और जो है वो होपलेसनेस, ये जो प्राइवेटाइजेशन के कारण आया था वो। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोशल सेफ्टी नेट का नहीं होना, ये भी एक बड़ा कारण था। तो ये सारा, आप इतना सारा कारण आप देखो तो ये जो डेथ है 6.7% ऑफ रसिया पॉपुलेशन, ये बता रहे हैं राइटर कि ऐसा सिविल वार और पैंडेमिक में भी नहीं देखने को मिला था, या कहीं किसी वार में भी नहीं देखने को मिला था कि इतना बड़ा परसेंटेज जो पॉपुलेशन का डेथ कर जा रहा हो। तो उसी में एग्जांपल यहाँ पे ये दिया गया है कि यूएस में जब सिविल वार हुआ था तो वहाँ पे सिर्फ 2.1% ऑफ यूएस पॉपुलेशन जो है उसका डेथ लॉस हुआ था। फ्लू आया था 1918 से 1921 के बीच में फ्लू आया था, तो उस समय में 2.8% ही वर्ल्ड का पॉपुलेशन का लॉस हुआ था, ठीक ना। तो ये एग्जांपल से ये बताए थे कि इसमें लॉस ज़्यादा हुआ था रसिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब ये सिंपल यही बताना चाह रहे थे कि जो कैपिटलिस्ट रिफॉर्म हुआ उसके बाद जो है रसिया में जो आपका कैटास्ट्रॉफिक, आप देख रहे हो इवेंट की तरह देख सकते हो इसको, ठीक है ना। अगला ये सेकंड डायमेंशन हो गया। थर्ड डायमेंशन हमारा ये बता रहे थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, ठीक है ना, 20th सेंचुरी जो है ये 4-5 चीज़ को विटनेस करता है। एक तो वर्ल्ड वार देखे थे, वर्ल्ड वार इंडिपेंडेंस का सब जगह चाहिए था। इससे पहले आपका फर्स्ट वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुका है। उसके बाद वार ऑफ इंडिपेंडेंस देखें आप, कोल्ड वार देखें, ठीक है ना। और ये दोनों ही क्या था, एक तरह से आपको न्यूक्लियर एज पे ले गया था, न्यूक्लियर वार वाला एज पे ले गया था। आपको पता है कोल्ड वार रसिया और यूएस का आइडियोलॉजिकल वार था, है ना। रसिया में और यूएस में आइडियोलॉजिकल वार था, एक सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिस्ट का और एक सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट का, ठीक है ना, यही सपोर्ट कर रहा था। और इसी टाइम में आप देखोगे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन है उस पर रिसर्च वगैरह ज़्यादा होने लगा था। दोनों का होर था, है ना, कि हम हम ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं, क्योंकि ये जो नाम जो ये गॉर्बाचेव जो हैं वो इस चीज़ को ख़त्म किए जाकर, है ना, इस चीज़ को ख़त्म कर दिए थे वहाँ पे, ठीक है। उन्हीं के टाइम में डिसइंटीग्रेशन हुआ था। लास्ट वही थे प्रेसिडेंट जो थे यूएसएसआर के, लास्ट प्रेसिडेंट थे वही थे। उसके बाद तो रसिया बन गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद एक चीज़ और इसी 20th सेंचुरी ये दिखता है, आइडियोलॉजिकल बैटल एमॉन्ग इकोनॉमी। जैसे कम्युनलिज्म में, सोशलिज्म में, कैपिटलिज्म में ये आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहा था, ये भी आपको पता है। उसके बाद स्टेट का और प्राइवेट का जो रोल होगा उसको भी डिफिनीशन यहाँ मिलने लगा। कौन किसका रोल कितना है वो यहाँ पे डिफाइन होने लगा। ये 20th सेंचुरी में ही डिफाइन हो रहा है। उसके बाद जो उस समय में ये भी राइट था, मतलब ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती कोई कर रहा था, कि राइट ऑफ नेशन टू रेसिस्ट वाशिंगटन मॉडल, ये राइट था, ठीक है ना।
और आपको ये देखने को मिलेगा कि वही उसी टाइम में चाइना पे भी था प्रेशर, लेकिन चाइना इसको रिजेक्ट किया और रसिया इसको क्या किया, रसिया इसको एक्सेप्ट कर लिया। रसिया जो है आपका वाशिंगटन मॉडल ही फॉलो किया और वही बताना चाह रहे थे कि यही कारण है कि वो इसको इतना त्राहिमाम वहाँ पे देखने को मिला। और इनइक्वालिटी अभी अच्छा आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताएं, ये हमारा थर्ड डायमेंशन था। फोर्थ डायमेंशन यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग कि ये बता रहे हैं कि कैपिटलिस्ट जो मॉडल है वो दो चीज़ पे बेस है। एक तो आइडियोलॉजी है प्रॉपर्टी राइट का आइडियोलॉजी और एक है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। प्रॉपर्टी राइट में का मतलब ये होता है कि जो ऑनर है वही डिसाइड करेगा उस सामान का यूज कैसे होगा, ठीक है ना। ऑनर विल डिटरमाइन इट्स यूज, सिंपल है। जो जिस सामान का जो ऑनर है उस सामान का कैसे यूज होगा वही डिसाइड करेगा, पहला बात। और दूसरा कि जो जितना ओन करेगा उसका ज़्यादा से होगा, जिसके पास जितना प्रॉपर्टी होगा उसका ज़्यादा उतना से होगा। यहीं पे राइटर बताते हैं कि जो आप वन मैन वन वोट का कंसेप्ट यहाँ नहीं है। $1 1 वोट मतलब $1 1 वोट, 1 बिलियन 1 वोट, 1 मिलियन 1 वोट, इस टाइप से वो बात कर रहे थे, ठीक है। खैर हम उसको नहीं लिए हैं क्योंकि उसको करने से और कंसेप्ट थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल समझने में दिक्कत आएगा। तो सिंपल ये समझ लीजिए कि जिसके पास जितना है उसका से ज़्यादा हो गया। आज आप ये देख रहे होंगे कि जो अगर जिसके पास पैसा है वो चंदा ज़्यादा देता है गवर्नमेंट को और वो अपने हिसाब से जो लॉ है मोल्ड कर लेता है। इसको क्रॉनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो क्रॉनी कैपिटलिज्म जो है एक तरह से आपका पॉलिटिक्स में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने लगता है। और जो पॉलिटिक्स जो पहले ह्यूमन राइट को देखना चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा यहीं पर देख लेते हैं, कैपिटलिस्ट का ये हो गया। यहीं पे वर्सेस है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में आपका ह्यूमन राइट पे जोर दिया जाता है, उसमें ऑल आर इक्वल, सारे आदमी सारे जो हैं इक्वल है, ठीक है। दोनों में समझ में आया। कैपिटलिस्ट में प्रॉपर्टी राइट पे जोर दिया जाता है और प्रॉपर्टी राइट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये 2 पॉइंट बताएं। और डेमोक्रेसी में आपका क्या बात है कि ह्यूमन राइट पे जोर दिया जाता है और ह्यूमन राइट में क्या माना जाता है कि सारे आदमी इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों में वर्सेस आप देख लो, दोनों में क्या अंतर है। और यहीं पर एक चीज़ और समझना था कि यहाँ पे क्रॉनी कैपिटलिज्म का हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉनी कैपिटलिज्म का बात कर रहे हैं। तो क्रॉनी कैपिटलिज्म आज इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आपको रसिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऑथोरिटेरियन रूल आ गया है, ठीक है ना। आप देख रहे हो पुतिन अपने हिसाब से जो मन है वो कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। इसमें ये कहा जाता है, कैपिटलिस्ट कहता है कि जो कम्युनिटी है वो शेयर्ड रिसोर्स का मैनेज नहीं कर सकता है ना। कॉमन रिसोर्स को कम्युनिटी पहले मैनेज करता था। मान लो गांव का एक कुआं है तो सारे आदमी का उस पर हक होता था, या तालाब है तो सब, है ना। तो अभी ये बोलता है कि कॉमन नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट का मानना है। तो इसीलिए आप उसको प्राइवेटाइज कर दो, है ना, क्योंकि उसके प्राइवेटाइज करने से उसका प्रोटेक्शन होगा। समझ रहे हो इस बात को। तो आज आप देख रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और ये इसका एग्जाम्पल भी दिए कि प्राइवेटाइजेशन पे जोर देने का आप कैसे देख सकते हो कि ये जो वेल्दियर पीपल है उसको कैसे सपोर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ये भी दिया गया है कि जैसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बना। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में कौन जाएगा? एक तो जैसे इंटरनेशनल, मान लो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, इंडिया से कोई जाता है, इंडिया का गवर्नमेंट, और यहाँ पे कौन केस किया होगा? कोई क्या नाम है, कोई वेल्दी पर्सन ही होगा, कोई इंडस्ट्री का कोई बड़ा मालिक होगा, बड़ा इंडस्ट्री का मालिक। तो एक तरह से इंडिया जो कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, वर्सेस में किसका है? इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। तो कॉमन पीपल वर्सेस इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया, ठीक है ना। तो मतलब जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का बात हो या ग्लोबल ट्रेड रूल का बात हो, नेशनल फिनांस या ट्रेड रेगुलेशन का बात हो, ये सारे में आपका जो कंसेप्ट है कि वेल्दी पर्सन वर्सेस कॉमन पर्सन का बात होगा, ठीक है ना। तो ये राइटर बता रहे हैं कि ये सिंपल प्राइवेटाइजेशन का ही दौर है जो कि सपोर्ट कर रहा है। ये सब फॉर्मेशन जो है ये प्राइवेटाइजेशन को फर्दर सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना। और कैपिटलिस्ट का ये नेचर है, ये कैपिटलिस्ट नेचर में ये शो होता है, ठीक है। तो ये इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा ये खरीदेगा। प्राइवेटाइजेशन होगा तो मतलब कौन खरीदेगा? जिसके पास पहले से ज़्यादा पैसा होगा वही तो खरीद सकता है। तो वेल्दियर जो होंगे, जो अमीर होंगे वो अमीर होते जाएंगे, और जो गरीब होंगे वो गरीब होते जाएंगे, और इनइक्वालिटी बढ़ जाएगा इससे, वही चीज़। और ये आपको देखने को मिला है हर एक जगह। देख लीजिए, इंडिया में रसिया में का भी एग्जाम्पल बताए हैं। 1991 के बाद इनइक्वालिटी बढ़ा है, और सारे में देखने को, अभी आप इंडिया का भी देख रहे होगे। इंडिया में भी जो रिपोर्ट आया है, बहुत सारा रिपोर्ट, तो उसमें भी आप देखो कि 1% के पास, 1% वेल्दी के पास कितना परसेंट है, टोटल वेल्थ कितना परसेंट है, आप बताना आप, ठीक है ना। तो हर एक जगह का, एक ही जगह का नहीं है, ये अधिकांशतर जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री हैं वहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यही वार्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सोल्यूशन ये बोले कि गांधी इथिकल इकोनॉमिक्स जो है, जितना नीड है
उतना ही यूज करो, है ना। ऐसा नहीं कि लेकर रख लिए मेरे को यूज़ नहीं है फिर भी, है ना। नीड बेस ना कि ग्रीड बेस वाला जो बात होता है, एक तो वो बात है। और दूसरा कोऑपरेटिव गवर्नेंस का बात कर रहे हैं। कोऑपरेटिव गवर्नेंस मतलब आप सारे मिलकर आइए साथ में, और साथ में गवर्नेंस करिए एक साथ, ठीक है। तो ये दोनों इसका सोल्यूशन हो सकता है। नया जो कैपिटलिस्ट तो नहीं हो सकता है। तो जो हम लोग जो हेडिंग था इसमें, आप देखे होंगे जो हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे इसमें, ये जो था ना, कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड प्राइवेटाइजेशन आर नॉट राइट सोल्यूशन फॉर इंडियन सिटीजन। तो यही आपका समझिए कि एक तरह से कंक्लूजन में भी हम यही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसमें यही है। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा जो आर्गूमेंट है, ये 2-3 आर्गूमेंट है। एक तो ये आर्गूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस आर्गूमेंट को नहीं अगर समझ में आया तो फिर से जाइए पीछे और फिर से सुनिए। एक आर्गूमेंट ये है और एक आर्गूमेंट ये वाला जो है बहुत ही अच्छा आर्गूमेंट है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी तो इन्फॉर्मेशन है, बाकी आपको पता होगा, लेकिन ये 2 आर्गूमेंट आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि जो बाकी 2 है आर्टिकल है उसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग ये रोड सेफ्टी वाला में देख ले। तो रोड सेफ्टी वाला में आपका 2-3 चीज़ पे ध्यान दिया गया। एक तो आप डेटा याद रखो कि रोड सेफ्टी से आएगा तो डेटा पे ही आप बात करोगे। तो अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, और में भी डेटा आया है। तो आप कोशिश करो जो 2023 में जा रहे हैं इसका डेटा का कुछ रख ले पार्ट, है ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे वुमेन पे, सुसाइड पे, चाइल्ड पे, ठीक है ना। तो इस टाइप पे डेटा आप रखिए। प्रिजनर का जो है वो उस पर, तो ये डेटा एक ही बार करना है, वो हमेशा के लिए यूज़ हो जाएगा। अभी ये इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है, तो कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया है कि जो 2021 में देखिए 1.5 लाख अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास डेथ हुआ है, ठीक है ना। और ये एक तरह से हाईएस्ट है 2014 से, ठीक है ना। इसी तरह से एक और रिपोर्ट है, ये तो इसका रिपोर्ट है, आप देख लो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। दूसरा यहाँ पे है ये ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर, ये दिल्ली आईआईटी का है। तो नाम भी आप यूज़ कर सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग, है ना। जितना इस चीज़ का यूटिलाइज़ करोगे उतना नंबर आपका बढ़ेगा, क्योंकि बाकी सब तो कॉमन ही बात लिखेंगे कि हाँ ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, लेकिन आपका ये एज दे देगा आपको नंबर बढ़ाने में। तो ये नाम, एक तो इसका नाम रख लिए NCRB का रख लिए, एक जो ये दिल्ली का है ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन। ये बताता है कि अगर आप एयर बैग अगर यूज़ करते हो तो इससे डेथ जो है 63% कम हो जाता है। अगर आप एयर बैग का बात किए, शोल्डर जो बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट अगर आप यूज़ करते हो तो 72% आपका मोर्टेलिटी रेट, अगर एक्सीडेंट होता है तो मरने का चांस 72% घट जाता है। उसके बाद अगर दोनों ही यूज करते हो तो 80% घट जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है। कहीं पे रोड सेफ्टी वगैरह का बात होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये भी बात कहा गया है कि अवेयरनेस भी बढ़ा है कि सेफ्टी बेल्ट यूज़ करने का। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो 2017 का एक डेटा है, इसमें खैर 2017 का यूज़ कर सकते हो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का एस्टीमेट है कि 2017 में जो एक्सीडेंट था, जो बिना बेल्ट का, जो नॉन यूज़ ऑफ सीट बेल्ट के कारण 26,000 पे जो है आदमी डेथ किए थे। सिर्फ रोड एक्सीडेंट तो बहुत सारा चीज़ होगा, लेकिन ये सिर्फ बेल्ट के कारण, बेल्ट नहीं लगाने के कारण आपका 26,000 के आसपास आदमी डेथ किए थे, ठीक है। इसमें एक और चीज़ का बात होता है, ये यूएस का है, ठीक है ना, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी यूएस, ठीक है। देखिए अगला ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इसका कहना है कि जो आदमी पीछे बैठता है तो पीछे में भी बेल्ट होता है। अधिकांशतर आदमी, हम लोग को तो पता ही नहीं, हम पता चलता है कि पीछे में तो ऐसे ही रहता है। ये बताता है कि अगर एक्सीडेंट होगा और पीछे वाला नहीं लगाया रहेगा तो उसमें 8 गुना ज़्यादा चांस है उसको इंजरी बढ़ने का, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि रेयर वाले में जो पीछे वाले हैं उनको भी सेफ्टी बेल्ट लगा के चलना चाहिए था, ठीक है ना। इसके बाद एक और है रिपोर्ट कि एक अच्छा रिपोर्ट है कि 2% जो हाईवे है, नेशनल हाईवे जो है, सिर्फ 2% है लेंथ में। टोटल रोड है इंडिया में, उसका मान लो कि 100 किलोमीटर है पूरा रोड, तो इसका 2 किलोमीटर ही हमारा नेशनल हाईवे है, ठीक है ना। बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, इसे यही मत मान लेना। और इतना में 2% में जो डेथ होता है, फर्टिलिटी जो है 36% का है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और इसका कारण क्या है? इसका जो मेजर कारण जो बताया गया है, ये बताया गया है कि 56% जो है हाई स्पीड के कारण होता है, ओवर स्पीडिंग के कारण होता है, ठीक है ना। ये 2021 का डेटा से बताया गया है कि 56% जो है हाई स्पीड का कारण है। जितने डेथ हुए हैं उसमें से 56% जो है हाई स्पीड का कारण है, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है कि ड्राइवर जो है, जो पुलिस है, जब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करता है तो सिंपल ये मानता है कि ड्राइवर का ही फॉल्ट है, ठीक है ना, हर एक चीज़ में। लेकिन ड्राइवर का फॉल्ट ही नहीं है, ठीक है ना। ड्राइवर के अलावा रोड से, जैसे यहाँ पे NCBR का रिपोर्ट बताता है कि एक तो
ये चीज़ गलत है कि सिर्फ ड्राइवर को आप कोई भी चीज़ में डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। आप उसका एविडेंस देखिए कि सही में अभी आज जो साइरस मिस्त्री का जो डेथ हुआ, आप अगर न्यूज़ कवर कर रहे होगे तो उसको आपको पता होगा कि एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से ऐसे आता है, ठीक है ना, ऐसे गाड़ी आएगा, फ्लाईओवर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेन है, ये 3 लेन है और ये जाकर ये 2 लेन में बन जाता है। तो ये इधर से आते हुए यहीं पे डिवाइडर पे यहाँ पे इनका डेथ क्रैश कर गया था, ठीक है। तो ये एक तरह से जो रोड रूल रेगुलेशन में है वो सही नहीं है ना। तो यही ये बता रहा है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो वो किस बेस पे होना चाहिए था, एविडेंस बेस पे, ठीक है ना। और इफेक्टिव रोड सेफ्टी पॉलिसी को यूटिलाइज करके ही आप कोई भी एविडेंस पे पहुंचिए, ठीक है ना। अंडर एस्टिमेट द ओनली वे टू रिड्यूस फैटिलिटी वाज टू इंस्टीट्यूट एविडेंस बेस्ड इंडिया स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव रोड सेफ्टी, ठीक है ना। एक तरह से ये बेसिकली बात हो रही है कि अगर फैटिलिटी को कम करना हो तो एक तो आप इंडिया के संदर्भ में बात करो, वैसा रूल रेगुलेशन बनाओ जो इंडिया के लिए सूटेबल हो, रोड वैसा बनाओ जो सेफ्टी प्रोवाइड करवाता हो, ठीक है ना। इसी में एक एग्जांपल यहाँ बताया गया है कि पुअर कंडीशन ऑफ पुअर डिज़ाइन, पुअर मेंटेनेंस जो है, और उसके बाद टैरिफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो डिज़ाइन हो गया, मेंटेनेंस हो गया और पुअर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कारण है मतलब जो डेथ है या फैटिलिटी हो ज़्यादा होने का, एक्सीडेंट ज़्यादा होने का, ठीक है। एक सजेशन इसमें ये भी राइटर देते हैं कि जो आपका डिवाइडर है, डिवाइडर को हटा के आप स्टील गार्ड लगाइए, स्टील गार्ड रेल बनाइए या वायर रोप बैरियर बनाइए, सजेशन है इनका। तो इसमें डेटा आप याद रखना, 2-3 का नाम आया है। एक तो अगर नए बच्चे हैं उनके लिए एक नया नाम आया है, उसको तो याद ही रखना है। पुराने बच्चे जो हैं उनको तो अच्छा से याद होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और बाकी ध्यान रहे या नहीं रहे लेकिन उसका नाम याद रखिएगा। कुछ जो चीज़ है इसमें बात किया गया है, आप ध्यान रखिए। ऐसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगा, इसीलिए हम रिटन में नहीं दिए, सिंपल डेटा था इसीलिए इसको मैं बात कर लिए। इसमें भी देखिए, इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें हम लोग कल या परसों वाले में किए थे कि पाकिस्तान का में बाढ़ आया हुआ है, बहुत हालत ख़राब है, खाना भी वहाँ पे मिलने का नहीं मिल रहा है ना, फ्लड के कारण खाना का भी दिक्कत आने वाला है। और उसी कारण से वो जो वहाँ के फिनांस मिनिस्ट्री हैं वो जो क्या बोल रहे हैं कि हम अपना ट्रेड जो है इंडिया से स्टार्ट करेंगे। कल का शायद डेटा पॉइंट में हम लोग उसको लिए थे ना। तो उसी संदर्भ में ये बात किया गया है कि कैसे ये मतलब इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन ठीक होगा। अभी ज़रूरत है पाकिस्तान को, ठीक है ना। और न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि ये ऐसा वहाँ के फिनांस मिनिस्ट्री का है, लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखो तो ऑफिशियली कोई नहीं किसी से बात किया है। यहाँ पे यही दिया है, देयर हैज़ नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन ऑफ इंडिया प्रपोजल टू प्रोवाइड फूड एड टू पाकिस्तान नॉर एनी पाकिस्तान रिक्वेस्टेड फॉर द सेम, ठीक है ना। तो यहाँ रीज़न ये बताया जा रहा है क्योंकि अभी वहाँ इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और इलेक्शन में जो इनके पहले आपको पता होगा जो इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर खान, वो क्या बोलते हैं, वो जो फास्ट बॉलर है, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, तो उनका जो पार्टी है अभी जो तहरीके इंसाफ करके है, तो वो वहाँ पे बाईपोल में बहुत ज़्यादा से विक्ट्री किया है, ठीक है ना। एक तो वो उनको डर लग रहा है और यही इनको डर है कि हम आगे बढ़ें या नहीं, है ना। एक तो दूसरा अभी IMF जो है यहाँ पे इसको पैसा दिया है ना, उसका एक्सटेंशन और बढ़ा दिया है ना। पाकिस्तान 39 में 6 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम जो 19 में हुआ था उसको फर्दर एडेड एंड इतना देकर इसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है, ठीक है। अब इस एक्सटेंशन को फुलफिल करने के लिए जो मेजर था, जो वेलफेयर मेजर है, ऑस्ट्री मेजर जो है, इनको अब हटाना होगा। अब ये अगर हटाएंगे तो आने वाले टाइम में इलेक्शन में कैसे वो जीत पाएंगे। एक ये पॉलिटिकल मतलब अगर ऊपर से देखो तो ये इसमें एक पॉलिटिकल एंगल बनता है। अगर इस चीज़ को अगर समझना हो तो वहाँ का डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंगल जो है उनको रोक रहा है पाकिस्तान वाले को कि डायरेक्ट डिमांड करने का, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो PM है वो तो बोल ही दिए हैं कि यहाँ पे है ना, उनका आया था अपना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ इवन ट्वीटेड दैट सैडनेस टू सी द डिवास्टेशन, ये दिख रहा है आप, सैडनेस टू सी डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द फ्लड इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोले हैं, लेकिन इससे आप ये तो निकाल सकते हो ना कि हाँ हेल्प करने के लिए हम हैं आगे। तो अगर वो पॉलिटिकली बाइंड नहीं रहते हैं तो आराम से मांग सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म देखना होगा ना कि आपके यहाँ पे कोई भुखमरी का सिचुएशन ना देखना पड़े, तो उसके लिए ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल एंगल उनको रोक रहा है, यही चीज़ इसमें अभी तक यही बात हो रहा है, ठीक है। इंडिया ऐसा नहीं कि नहीं किया है, इससे पहले भी किया है, कोविड में दिया है, कोविड में जो आपका पाकिस्तान को भेजा था, है ना, कोविड के टाइम में। तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्रेसिडेंट है कि उस क्राइसिस के टाइम में हम लोग नहीं हेल्प करते, हेल्प तो करते ही हैं, लेकिन उधर से भी जो है
उधर से मांग नहीं आ रहा है। तो मांग क्यों नहीं आ रहा है, आपको ध्यान रखना होगा, वहाँ आपका डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और बात कर चल रहा है कि हाँ, एक तो प्रॉब्लम ये है कि इनको आने वाले टाइम में जो मिस्टर शरीफ हैं उनको तो एक तो एस्ट्री मेजर घटाने वाला है, वो एक तो वो, दूसरा अगर डिमांड कर दिए तो फर्दर उनको दिक्कत होगा इंडिया, क्योंकि वहाँ पे जो मेंटलिटी है इंडिया के अगेंस्ट मेंटलिटी है। ठीक है ना, ये जो तो वहाँ से वो डर है। जैसे यहाँ पे ये है कि शरीफ कुड नॉट मस्टर द पॉलिटिकल विल टू सर्व पाकिस्तान शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट सच ट्रेड वुड नॉट क्रिएट लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऑन इंडिया और रिक्वायर एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस और इंटेल ए कंप्रोमाइज ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटा आप अभी के लिए ले लो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि आप अगर आप ये यहाँ से फूट जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो बच्चे नहीं ले रहे हैं। तो वही कारण है। इसका क्या कारण है, ड्यू टू डीप सिक्योरिटाइजेशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट इन पाकिस्तान सोशल इमेजनरी। वही बताए थे, वहाँ पाकिस्तान इंडिया के प्रति जो उसका इमेजिनेशन है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरा मुद्दा होगा। पहला मुद्दा वहाँ का पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, हार सकते हैं, और दूसरा ही है उसी से जुड़ा हुआ है, ये भी पॉलिटिकल वाला ही है कि वहाँ का इमेज चेंज कर नहीं हुआ है। वहाँ के जो पीपल हैं वहाँ कश्मीर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो ये लोग चाहेंगे कि पहले कश्मीर का जो मुद्दा है उसको रिजॉल्व कराएं, फिर उसके बाद हम लोग कोई भी ट्रेड करें। पाकिस्तान का ये मानना है। तो आप बताइए, उसको खाना चाहिए और वो इस पर बात करना चाहिए कि पहले कश्मीर को मुद्दा हल करो। अभी वो चीज़ तो है नहीं। हाँ, लेकिन यही बात यहाँ आगे हो रहा है कि ये जो सेंटिमेंट है वो पीस जो है, अगर जो प्रेसिडेंट है अगर पीस के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये पॉपुलर बैकलैश हो जाएगा, बैकफायर कर सकता है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रहेगा। एक इकोनॉमी वाला एक जो पॉलिटिकल वहाँ का डोमेस्टिक पॉलिटिकल मुद्दा बताएं, और ये वाला एक दूसरा मुद्दा। इसमें फिर आगे ये बात करते हैं कि अभी जो मोदी जी का जो गवर्नमेंट है वहाँ जो शरीफ का है, वो दोनों ही में कैपेबिलिटी है कि वो लोग इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल दिए हैं कि जैसे APJ अब्दुल कलाम जब थे तो नवाज़ शरीफ थे, है ना, नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ ब्रदर, है ना। तो जब वो उनको हेल्प किए थे और वो एक तरह से पॉपुलिस्ट लीडर थे वहाँ पे कि इंडिया के अगेंस्ट में जो कश्मीर का डिस्प्यूट होता था उसको भी आप काउंटर करके वो समझौता एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा। तो नो डाउट बाद में बंद हो गया, वो अलग बात है, लेकिन पहल वहाँ से हुआ था। समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन उस समय हुआ था। तो उसी टाइप से ये बोल रहे हैं कि जैसे नवाज़ शरीफ के टाइम में APJ अब्दुल कलाम और नवाज़ शरीफ का जो एंगल था वही उसी तरह से मोदी गवर्नमेंट और आपका जो अभी जो शरीफ है उनके बीच में हो सकता है। और दोनों, अब इसका एग्जांपल ये भी बता रहे हैं, मोदी जो हैं लाहौर में गए थे 2015 में नवाज़ शरीफ से मिलने, ये भी पता हो आप लोगों को, पता ही होगा ये। तो ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक ये दोनों में बनने का चांसेस देख रहे हैं। ठीक है ना, इसमें एक और अगला एग्जाम्पल लिया जा रहा है, एक नेहरू जी थे और मोहम्मद अली बोरा, ये दोनों का बात हो रहा है। ठीक है ना, और उस समय में भी सेंटीमेंट चल रहा था, लैकिंग पंजाब सेंटीमेंट और कश्मीर का लेकर ये दोनों में था डिस्प्यूट। लेकिन ये लोग एक तरह से पीस जो समझौता जो है पीस के लिए वो लोग आगे बढ़े थे। ये जो सेंटीमेंट जो हम लोग यहाँ बात किए थे, ये सेंटीमेंट ये ऐसा नहीं कि अभी का है, इस टाइम में भी था, नेहरू जी के टाइम में भी, लेकिन ये लोग आगे पीस के लिए आगे बढ़े थे। ठीक है, ये यहाँ से कराची गए थे और वहाँ से वो दिल्ली आए थे। ठीक है ना, और सोल्यूशन पे बात भी किया था, लेकिन वो अलग बात है कि जो मोहम्मद अली बोरा थे वो उतना कैपेबल नहीं थे कि उनका जो डोमेस्टिक कॉलिजन जो है उनको सपोर्ट करे पीस मेकिंग में, और बाद में नहीं हो पाया। ठीक है, तो यही बात वहाँ पे हो रहा है। इसका यूज़ नहीं है, बस आपको ये समझ के रखना है। और भी बाद में है कि वैसे सराफ जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, एक बाद में ये बात हो रही है कि अभी वाले जो गवर्नमेंट बाद में अगर आ जाती है, एक तो बात वो, और उसके साथ साथ सिमिलर माइंड वाला जो मिलिट्री चीफ भी अगर आ जाता हो तो एक बात बन सकता है कि हम लोग बैक चैनल डायलॉग स्टार्ट कर ट्रेड को फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें भी यही बात है कि ये ट्रेड तब तक फ़ायदेमंद नहीं होगा जब तक वहाँ का जो जनता है उसके सेंटीमेंट जो इंडिया से जुड़ा हुआ है वो बदलेगा नहीं। ठीक है ना, तो यही इसमें पूरे जो आर्टिकल में था। तो दो ही चीज़ लेके जाना है आपके पास कि अभी ये हर एक जगह देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में हम लोग ताइवान में जैसे चाइना और US का भी पढ़े थे, तो दोनों ही अपने यहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को देख कर ही कोई भी कदम उठा रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, अधिकांशतर कंट्री में यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि वहाँ के जो पॉपुलिस्ट लोग हैं वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो चीज़ सही हो गलत उससे लेना देना नहीं है, अगर
वहाँ के गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो हार जाएंगे, तो उसको सपोर्ट कर देती है गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत माइन्यूट चीज़ है, लेकिन हर एक एंगल, हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज यही 3 रहेगा हमारा। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मेहनत इतना किया जाता है, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू लिखने में क्या जा रहा है, इथिक्स पढ़ना है आप लोग के लिए, कम से कम आप इतना तो दिखा ही सकते हो अपना इंटीग्रिटी। लाइक के बाद थैंक यू सर, इसमें क्या जा रहा है, इसमें कुछ जाता नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छा लगेगा आप लाइक करते हो तो, थैंक यू लिखते हो तो, या कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।